Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to परचम। आज 16th ऑफ जून और हम 16th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम सिप्री की रिपोर्ट के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ग्रीन एप्पल अवार्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके और हैंड रिटन नोट्स भी आप बना सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं। तो हम 16th ऑफ जून के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत आज हम इंपॉर्टेंट डे के साथ नहीं करेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं शुरुआत कर रही। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, जो लोग भी 27 ईयर्स से कम के हैं वो सभी लोग मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे। मैं बात करने वाली हूँ एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 12,543 वैकेंसीज हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की 11,000 मतलब लगभग 12,000 वैकेंसीज हैं। वहीं हवलदार की 529 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। तो जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हालांकि सभी जितने स्टूडेंट हैं मुझे लगता है कि सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है। 18 से 27 साल के अगर आप बीच में आते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। तो एप्लीकेशन फिल करना शुरू हो चुका है 14 ऑफ जून से और लास्ट डेट है 14 ऑफ जुलाई। मतलब पूरा एक महीने का समय आपको मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो लास्ट दिन का वेट कोई नहीं करेगा। अगर आप वाकई में इस एग्जाम को देना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो बिल्कुल इनिशियल डेज में ही फॉर्म को फिल कर लेंगे। 14/7/2023 इसकी लास्ट डेट है। आपका जो पहला पेपर होगा CBT 1 मतलब कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका सितंबर 2023 में होगा और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन पेपर 2 की अभी डेट नहीं आई है। पेपर 1 की डेट आ चुकी है, सितंबर 2023 में आपका ये पेपर होगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपये यहाँ पे फीस है। SC ST और सारी फीमेल, मतलब सारी की सारी कैटेगरी की फीमेल, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी कैटेगरी की फीमेल को यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, कोई भी फॉर्म फिल करने के चार्जेस नहीं है, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम आपको 25 से लेकर 27 है, डिपेंड ऑन द पोस्ट। तो एक बार आप जाके एसएससी की वेबसाइट पे विजिट कर लो और अगर भरना चाहते हो इस फॉर्म को तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं इसका डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बता दूंगी, जिसमें सिलेबस वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये डेट्स आपको अपने माइंड में याद रखनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज का करेंट अफेयर्स। तो बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स है। ये है आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आइए हम पूरी कहानी को समझते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया जाएगा एज अ टाइटल गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन। तो इनको जो अवार्ड दिया जाएगा वो लंदन में दिया जाएगा सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। गवर्नर ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास बन गए हैं। क्यों बन गए हैं, क्या किया इन्होंने? इन्फ्लेशन में भारत की इकोनॉमी को, भारत के बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से डील किया है जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था और जो भी आपका एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा था, यूक्रेन वॉर चल रहा था, उस समय भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें तो ये सेकेंड नंबर के आरबीआई गवर्नर है जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है, गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जा रहा है। इसके पहले 2015 में रघुराम राजन जी को ये टाइटल दिया गया था। वहीं नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को 2023 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जा रहा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन एंड गवर्नर ऑफ द ईयर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन ये है उत्तम लाल जी, ठीक है। उत्तम लाल जी, इन्हें बनाया गया है एनएचपीसी का डायरेक्टर पर्सनल। पहले ये एनटीपीसी में काम करते थे, अब ये एनएचपीसी में काम करेंगे। आइए हम उत्तम लाल जी के बारे में बात करें। उत्तम लाल अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर पर्सनल ऑफ
NHPC। NHPC क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक हाइड्रो पावर कंपनी है, मतलब पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेटअप किया गया था 1975 में। ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर NHPC काम करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। और इनका पहला जो प्रोजेक्ट था वो था बैरासुली पावर स्टेशन। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि NHPC के डायरेक्टर पर्सनल कौन बन गए? उत्तम लाल बन गए, जो पहले NTPC में काम किया करते थे। तो ये 2 पर्सन्स थे, उत्तम लाल जी और शक्तिकांत दास जी। ओके, अब आगे कहानी हम शुरू करते हैं। इंडिया टू होस्ट IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 एट कोची, केरला। अब ये IIAS क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसकी जो 2025 मतलब 2025 में जो मीटिंग होगी फेब में, उसको होस्ट करेगा भारत, और भारत में भी कोची, केरला में ये मीटिंग कंडक्ट किया जाएगी फरवरी 2025 में। इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो भारत इसे होस्ट करेगा। ये फैसला रिसेंटली काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया। यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो है, इसका फॉर्मेशन 1930 मतलब 1930 में हुआ था। ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है, और ये पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करने वाली एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस स्कीम वर्थ ओवर 8,000 करोड़ रुपीस फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन से निपटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा किसने की है? तो ये योजनाओं की घोषणा अमित शाह जी के द्वारा की गई है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर 3 बड़ी योजनाएं बताई गई हैं अमित शाह जी के द्वारा, जिसके कारण हम यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को रेगुलेट मतलब पूरा आपदा प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये 8,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होने वाला है? तो पहली चीज, जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज होती हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अलावा उनके पास ऐसे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट होने चाहिए ना, जिससे वो आसानी से बढ़ती हुई आग को बुझा सके और कोई भी व्यक्ति की जान ना जाए, जान माल का कम से कम नुकसान हो। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि हमारे जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, राइट। इसके अलावा फ्लड, तो फ्लड एक बहुत बड़ी चुनौती होती है भारत में। जैसे अभी देखो मॉनसून आ गया है, आप देखेंगे कई राज्यों में फ्लड की समस्या आएंगी। स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे तो फ्लड की समस्या काफ़ी आती है। तो यहाँ पे फ्लड मिटिगेशन के लिए 7 मेजर सिटीज़ को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। और 17 स्टेट्स जहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है तो उनको भी मदद दी जाएगी। तो 3 कैटेगरी में ये स्कीम होंगी, एक फायर ब्रिगेड के लिए, एक फ्लड के लिए, और तीसरा होगा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड। ठीक है, तो अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि हम चाहते हैं कि 0 लॉस ऑफ लाइफ हो किसी भी डिजास्टर के कारण। इसलिए वो चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो हमारे फायर ब्रिगेड सर्विस का, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल स्टेट्स में जितने भी भारत में राज्य है उन सभी को यहाँ पे ये पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो डेंजर एरिया है, अर्बन एरिया है, जहाँ पे फ्लड की समस्या आती है, उनके लिए भी 2,500 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। वो 7 सिटीज कौन सी हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड पुणे। इसके अलावा जो 17 स्टेट है जहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी यहाँ पे लगभग 900 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। ओके, अगली बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है अरुण पोल ऐप। नाम से समझ में आ रहा है अरुणाचल पुलिस एप्लीकेशन। ऑब्वियस ही बात है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया होगा। अरुण पोल एप्लीकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस। इसके जरिए क्या होगा? तो इसके जरिए जो कॉमन पीपल है उसको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करेगा और इस एप्लीकेशन की मदद से अपने कंप्लेन को फाइल कर सकता है, कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है। पुलिस स्टेशन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम डे पे जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा ई विजिलेंस एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो अपनी शिकायतों को टाइमली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे सिप्री ईयर बुक 2023।
तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम सिप्री को बोलते हैं, इसने लॉन्च की है एनुअल असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्मामेंट रिपोर्ट। आइए क्या बोलती है सिप्री की रिपोर्ट। तो सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है, सबसे पहली बात इसने कहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो हमारे नाभिकीय हथियार हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। सारी कंट्री एकदम कोशिश में लगी हुई है नए नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए। तो लगातार न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है और इनका मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है और एक्सपांशन भी आपको देखने को मिलेगा। की फाइंडिंग यहाँ पे ये आती है कि जो 9 हमारे पास कैसे हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब 9 ऐसे हमारी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। कौन कौन है वो? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएसए एंड रशिया, इनके पास लगभग 90% न्यूक्लियर वेपन है। मतलब सभी देशों का अगर आप मिला लो तो 90% जो नाभिकीय हथियार है वो यूएसए और रशिया के पास ही है। तो डिप्लॉयमेंट अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट, मतलब इनकी तैनाती किसने की है? तो यूएसए ने की है। यूएसए के बाद रशिया, फिर फ्रांस एंड यूके है। अगर हम टोटल इन्वेंट्री देखते हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा रशिया के पास है, फिर यूएसए और फिर चाइना। तो याद रखेंगे डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा यूएसए ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेंट्री किसके पास है? रशिया के पास। लेकिन हमारे प्यारे भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है भी, बट उसने कहीं भी डिप्लॉय नहीं किया। तो कंट्री विथ नो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल है। भारत के पास टोटल कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है? तो आंसर हो जाएगा 164, 164। ये आपको याद रखना है डेटा कि भारत के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं? 164 है। लेकिन भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रशिया के पास सबसे ज्यादा इन्वेंट्री है, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, और ये हमारा भारत जिसके पास 164 और पाकिस्तान के पास 178 न्यूक्लियर वॉरहेड है अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। मतलब टोटल कंट्री के अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड को मिला दें तो लगभग आप देखेंगे 12,000 के आसपास मिलेगा। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1966 में बना था। स्वीडन स्टॉकहोम में इसका हेड ऑफिस है और ये डेटा एनालिसिस करने का काम करता है, बताता है किसके पास कितने वॉरहेड है, किसके पास कितने हथियार हैं, कौन हथियारों को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन हथियारों को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। ये सारी जानकारी सिप्री की रिपोर्ट से पता चलती है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम एक और अवार्ड के बारे में, ग्रीन एप्पल अवार्ड। क्या है ये ग्रीन एप्पल अवार्ड? तो आइए देखेंगे। तो ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दिया जाता है। यहाँ पर 5 बिल्डिंग सेलेक्ट की गई हैं फ्रॉम द तेलंगाना स्टेट, जिनको ये ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया जाएगा। तो 5 स्ट्रक्चर फ्रॉम द तेलंगाना हैव बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। और ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो 16 जून 2023 में लंदन में होनी है, और लंदन में तेलंगाना स्टेट को इन 5 बिल्डिंग्स के लिए ग्रीन एप्पल अवार्ड मिलेगा। ये 5 बिल्डिंग कौन सी हैं? आइए हम देख लेते हैं 5 बिल्डिंग कौन कौन सी हैं। ओके, बात क्लियर है? तो ये जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को दिया जाता है इन द अर्बन एंड रियल एस्टेट सेक्टर कैटेगरी में। और ये अवार्ड जो है वो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लंदन की। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किसके हैं? तेलंगाना राज्य के हैं। अब ये 5 बिल्डिंग कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है मोजाम जाही मार्केट, जो कि एक हेरिटेज कैटेगरी का मार्केट है। तो मोजाम जाही मार्केट तेलंगाना। नेक्स्ट है दुर्गम चेरुबू केबल ब्रिज, ये जो ग्रेट इंजीनियरिंग के लिए इसका इंजीनियरिंग कैटेगरी में इस ब्रिज को ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जो सचिवालय की बिल्डिंग है तेलंगाना राज्य की, वो। फिर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस एंड श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, जिसको सिंपली यदादरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। तो इन सारी बिल्डिंग्स को, इन 5 बिल्डिंग्स को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया जाएगा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन 1994 में बनी थी, लंदन में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। सिंस 2016 दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल ग्रीन एप्पल अवार्ड इन लंदन यूके। तो 2016 से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस IVR बेस्ड UPI 123 पे। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला
पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे टर्म लिखा है मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक, पहला बैंक नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ये जो IVR फैसिलिटी है यूपीआई करने की, ये IDFC बैंक, सिटी यूनियन बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, इनके पास ऑलरेडी IVR फैसिलिटी है पेमेंट की। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है IVR बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन, UPI 123 पे। अब ये क्या है UPI 123 पे? आप सभी लोग ने यूपीआई किया होगा, ट्रांजेक्शन किया होगा अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, या कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया होगा। 24 घंटे ये पेमेंट सुविधा आपके पास अवेलेबल होती है और रियल टाइम पेमेंट आप इससे कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, और अगर आपके पास गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट नहीं है तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। होता है कि नहीं होता ऐसा? पेमेंट अटक जाती है, नहीं पेमेंट होती, फेल हो जाती है। तो ये UPI 123 पे सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे लो इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया में भी आपको UPI ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस देगा। और ये IVR क्या होता है? तो IVR एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प अ बैंक टू ऑटोमेट इट्स इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर। ओके, नेक्स्ट। अभी USA का भी ना समझ में नहीं आता, अभी हम बात करेंगे USA के बारे में भी। वो यूनेस्को को वापस से ज्वाइन करना चाहता है। हम उसकी कहानी में देखेंगे क्यों बेचारे आप हटे थे, अब वापस आपको ज्वाइन भी करना है। लेकिन उसके पहले हमारे भारत का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव हम देखते हैं। हम सभी को पता है एक फोर्स होती है जिसका नाम है UN पीस कीपिंग फोर्स। अलग अलग कंट्रीज में जो भी वॉर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं पे कोई क्राइसिस चल रहा है, तो ये UN पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे जाती हैं। जैसे तालिबान का केस हो गया या सूडान का केस हो गया, होता है ना ऐसा। अब कई सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं, कई सारे जो जानें चली जाती हैं, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, उनका कहीं भी सम्मान नहीं होता। तो ये इनिशिएटिव भारत ने लिया है। यूनाइटेड नेशन अप्रूव इंडियाज रेजोल्यूशन फॉर मेमोरियल वॉल टू ऑनर द फॉलन पीस मेकर। तो यूनाइटेड नेशन ने भारत का जो रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट किया है और कहा है कि एक मेमोरियल वॉल बनाई जाएगी उन ब्रेव सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत। ये बात यहाँ पे कही गई है। और ये रेजोल्यूशन किसने पास किया? रुचिका कंबोज ने। और रुचिका कंबोज कौन है? इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो इनके द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया। हैज इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टाइटल्ड मेमोरियल वॉल ऑफ फॉलन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। और ये रेजोल्यूशन वॉज सबमिटेड बाय द 18 कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, रवांडा एंड USA शामिल हैं। 2015 में भारत ने क्या किया था? भारत ने एक वर्चुअल मेमोरियल वॉल की शुरुआत की थी इन UN पीस कीपिंग सोल्जर्स को सम्मान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है गवर्न्स फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्या कहानी है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले गवन कहाँ है? तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है गवन। तो भारत लगातार अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला एग्री SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट ऑफ गवन फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसको AOM ग्रुप और सेंट्रियन यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा सुनिएगा। 30 फार्मर्स और 20 ऐसे स्टूडेंट 20 ऐसे पर्सन जिनके पास BSc है, MSc है, BTech है, MTech है, इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं। तो ऐसे 30 फार्मर और 20 स्टूडेंट्स या 20 ग्रेजुएट्स, उनको भेजा जाएगा कहाँ पे? गवन। और ये लोग कहाँ से हैं? ये गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये सभी लोग कहाँ पे जाएंगे? ये सभी लोग गवन जाएंगे और वहाँ पर वहाँ के लोगों को फार्मिंग करना और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फ्रॉम गजपति टू गवन, फ्रॉम द चीतास टू क्लाइमेट चेंज, इंडिया अफ्रीका रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ये बात भी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कही गई है। चलो, USA प्लान कर रहा है टू रीज्वाइन यूनेस्को फ्रॉम जुलाई। तो जुलाई में अभी जो मीटिंग होगी उसमें यूनेस्को में ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा है USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट विल rejoin UNESCO, द यूनाइटेड नेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2023। क्योंकि यहाँ पर US के जो डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट हैं रिचर्ड
वर्मा, उनके द्वारा यहाँ पे यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ोले को एक लास्ट वीक एक लेटर सबमिट किया गया, जिसमें इन्होंने फॉर्मलाइज प्लान बताया है कि वो यूनेस्को को रिज्वाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने $6,000 मिलियन यहाँ पे पेमेंट भी किया है। इन एडिशन द यूएस विल ऑल्सो पे करेगी एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ओवर $6,000 मिलियन टू यूनेस्को। अब क्यों ज्वाइन करना है और क्यों हटा था, दो बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, तो मैं आपको रीजन बताती हूँ कि अमेरिका क्यों यहाँ यूनेस्को से बाहर हुआ था। तो देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट एग्जिट यूनेस्को प्राइमरली ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ पैलेस्टीन एज अ मेंबर इन 2011। तो यूनेस्को से यूएसए का एग्जिट होने का मेन रीजन था पैलेस्तीन, क्योंकि पैलेस्तीन ने ज्वाइन किया था यूनेस्को एज अ मेंबर 2011 में, ठीक है। और यूनेस्को को यूनाइटेड नेशन ने एक इंडिपेंडेंट या सोविनर स्टेट का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन उसे यहाँ पे मेंबर बना लिया गया था यूनेस्को में, और उसको यहाँ पे जनरल असेंबली की प्रोसीडिंग में शामिल होने का अधिकार था, लेकिन वोटिंग राइट पैलेस्तीन के पास नहीं थे, जिसके चलते हुए इजराइल गुस्से में आ गया। और इजराइल और यूएसए तो फ्रेंड है, दोस्त यार हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो फंड करते हैं, यूएसए और इजराइल ने डिसाइड किया कि हम जो फंडिंग करते हैं ना यूनेस्को में, हम वो नहीं करेंगे, हम यूनेस्को में अब फंडिंग नहीं करेंगे। ये बात यूएसए और इजराइल ने डिसाइड की। उसके कुछ समय बाद दोनों कंट्री ने अपने वोटिंग राइट खो दिए 2013 में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था 2017 में, इन्होंने डिसाइड किया कि हम यूनेस्को से विथड्रॉ कर लेंगे, हम यूनेस्को से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट यूनेस्को को फंड करने का काम यूएसए करता है, ठीक है। ये सारी कहानियां हुई, लेकिन जब यूएसए ने देखा यार मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ लेकिन चाइना अंदर है, और चाइना का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता जा रहा है, तो यूएसए चाहता है कि वो चाइना को पीछे छोड़े और वापस से पूरी पॉलिसी कंट्रोल अपने हाथों में ले ले यूनेस्को की, इसलिए वापस से यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 193 मेंबर्स है, 11 एसोसिएट मेंबर है, और एड्रो अजोले जो है वो डायरेक्टर जनरल है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। तो वर्ल्ड बैंक का पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है साउथ एशिया में, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। The World Bank launched its first dedicated road safety project in South Asia with $358 million financing agreement signed in Dhaka with the government of Bangladesh। इसके अंतर्गत ये क्या करेगा? तो वर्ल्ड बैंक एक अच्छी क्वालिटी की रोड बनाना चाहता है, ये रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहता है, जिससे जो इंजरीज होती हैं, जो फैटिलिटीज़ होती हैं, लोगों की जान चली जाती हैं एक्सीडेंट्स वगैरह पे, उनको रिड्यूस किया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट रोड भी बनाएगा ये, और हाईवे रोड्स को भी बनाएगा। रोड्स में सीसीटीवी कैमराज होंगे और बोर्ड्स होंगे, साइंस होंगे। तो इस तरीके से $358 मिलियन इन्वेस्ट यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 नेशनल हाईवे इंप्लीमेंट करेगा वर्ल्ड बैंक। कहाँ पर? बांग्लादेश में। एक है N4, मतलब बांग्लादेश गाजीपुर एलंगा N4, और अगला है नेटूर नवाबगंज N6, ये नेशनल हाईवे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। द एम टू अचीव सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ ओवर 30% इन द रोड ट्रैफिक डेथ ऑन दीज 2 हाईवे, क्योंकि यहाँ पे वो जो सेफ्टी, रोड सेफ्टी पे ध्यान देना चाहता है। डन, इतनी चीजें आज हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन को आप स्टैटिक की तरह कंसीडर करो, ना कि करंट की तरह। रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टैटिक में ही मिलते हैं। न्यूज ये है, एंडी मूरे ने रिसेंटली सर बिटॉन ट्रॉफी जीती है। तो सर बिटॉन ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये ट्रॉफी रिलेटेड होती है टेनिस से। किससे? टेनिस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान विदुषी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान विदुषी प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट। होमी जहांगीर भाभा के बारे में मैंने बताया था, बिल्कुल वही। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि मंथली पेंशन दी जाएगी पद्म अवॉर्डीज को? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। 10,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे एज अ पेंशन मंथली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ 4th सर्वे वेसल लार्ज वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी विच हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? तो चौथे नंबर का SVL जिसे रिसेंटली लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? संशोधक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा हमने INS अंजदीप को भी लॉन्च किया है। ओके,
नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम कब मनाते हैं, तो अभी मना लिया हमने 14 जून को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुण पोल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023? यूएसए, साउथ कोरिया, फ्रांस या उरुग्वे? जो भी सही आंसर होगा वो कमेंट में बताना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने और नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।